नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लासेस में। मैं मैथ एक्सपर्ट लक्ष्मी चंद गौड़। और आज जैसा कि आपको पता है कि ब्रह्मास्त्र क्लासेस में ब्रह्मास्त्र क्लासेस की सारी टीम आपको जो है लगातार आपसी सिलेबस से जुड़े हुए संबंधित टॉपिक आपको उपलब्ध करा रही है। आप उनको देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और आप बिल्कुल इनको देखते रहें और अपने दोस्तों को भी बताते रहें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल चुपचाप यहाँ पर ब्रह्मास्त्र क्लासेस की सारी वीडियो चुपचाप देख लें और अपना सिलेबस कवर कर लें। आपका भी फर्ज है कि आप साथियों को बताएं ब्रह्मास्त्र क्लासेस के बारे में और यहाँ पर उपस्थित इसकी सारी टीम के बारे में और अपने सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे किस तरीके से ब्रह्मास्त्र क्लासेस पर आपको अपने सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी यहाँ मिल रही है। तो शुरू करते हैं मैथ का एक नया टॉपिक, आव्यूह। यहाँ आव्यूह एक केवल नाम आपको यहाँ दिख रहा है कि सिंपल सा एक आव्यूह है और आपको पता भी है कि आपके अध्याय 4 चैप्टर 4 में कक्षा 12 में मैथ्स में आपके पास क्या है, एक चैप्टर है आव्यूह। पूरा एक चैप्टर है आव्यूह जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, ना तो इसके बारे में कोई जानकारी है। ये फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ इस आव्यूह के बारे में आपको क्लासेस में सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, ए टू ऑल। जितनी भी आव्यूह की कितनी संक्रिया हैं, आव्यूह किस तरीके से शो किए जाते हैं, किस तरीके से इनका यूज है और आपके सिलेबस में भी इनका क्या यूज है, ये किस तरीके से आपको यहाँ पर नंबर आपको गेन करने इस चैप्टर से, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। और आव्यूह के बारे में सबसे पहले तो आज यहाँ इंट्रोडक्शन होगा कि आव्यूह क्या होता है, कैसा होता है, और आव्यूह का डेली लाइफ में भी यूज देखेंगे कि डेली लाइफ में किस तरीके से यहाँ पर यूज होता है। तो देखते हैं आव्यूह कैसा है, आव्यूह की डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ चर्चा कर लेते हैं आव्यूह के बारे में। क्या है आव्यूह? वैसे तो ये केवल आपका एक चैप्टर है, लेकिन आव्यूह अपने आप में एक बहुत बड़ी एक संक्रिया है। बड़ी संक्रिया तो है, लेकिन ये बड़ी बड़ी संक्रियाओं को छोटे छोटे फॉर्म में सॉल्व करने का एक तरीका है, एक सिंपल सा तरीका है। बड़ी बड़े डेटा को, बड़े बड़े आपके जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने का यहाँ पर एक तरीका है। क्या तरीका है, इनको किस तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं आपकी और भी प्रॉब्लम, तो वहाँ यहाँ देखेंगे कि आव्यूह है क्या, किस तरीके से है। तो यहाँ देख लेते हैं आव्यूह। हाँ, आव्यूह के बारे में पढ़ने से पहले आपके बारे में यहाँ कुछ 10th और 11th के टॉपिक डिस्कस कर लिए जाते हैं, कर लें कि क्या है। अब जैसे यहाँ पर आपने सबसे पहले कक्षा 10वीं में एक टॉपिक है, एक चैप्टर है, दो चरों वाले रेखिक समीकरण। दो चरों वाले रेखिक समीकरण। ये रेखिक समीकरण आपको अभी से आपको पता है कि इनकी कौन कौन सी संक्रियां हैं, क्योंकि ऐसा यहाँ पे आपने 10th में तो इनको किया है, साथ में 11th में भी इनका इस्तेमाल किया गया है। दो चरों वाले रेखिक समीकरण 10th में एक नया टॉपिक था, लेकिन आप अभी तक आपको रट गई है इसकी आपकी कितनी विधियां हैं रेखिक समीकरणों को हल करने की, कितनी विधियां आपने यहाँ पढ़ी हैं। यहाँ पर जैसे फर्स्ट विधि आपने पढ़ी विलोपन विधि, विलोपन विधि। दूसरी कौन सी विधि पढ़ी आपने, एक और थी प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। और क्या थी तीसरी मेथड क्या थी, वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि। जैसे यहाँ पर वज्र गुणनखंड विधि आपने देखा होगा, वज्र गुणनखंड विधि में आपको कोई ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं करना होता है कि सीधा से फॉर्मूला लगा के आप एक वज्र मतलब नाम पता चल रहा है। ऐसे ही आपकी क्लास है ब्रह्मास्त्र क्लासेस। तो ब्रह्मास्त्र क्लासेस में ब्रह्मास्त्र के बारे में आपने खूब पढ़ा है महाभारत में, और अपने उस अस्त्र के बारे में। तो ब्रह्मास्त्र कितना जो है खतरनाक अस्त्र था, इसका इस्तेमाल कहाँ किस तरीके से किया गया। तो ऐसे ही यहाँ पर आपकी क्लासेस है जिससे यहाँ पे आप अपना सिलेबस से संबंधित कोई भी समस्या डिस्कस कर सकते हैं और सिलेबस को आप पूरी तरीके से कवर कर सकते हैं। तो ठीक है, हाँ क्या चल रहा था, दो चरों वाले रेखिक समीकरण, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। कक्षा 11 में भी 3 चरों वाले समीकरण पढ़े थे, 3 चरों वाले रेखिक समीकरण पढ़े थे, 3 चरों वाले रेखिक समीकरण और जैसे क्वाड्रेटिक समीकरण भी हैं, 3 डायमेंशनल इक्वेशन हैं, ये सारे आपने सॉल्व किए हैं इन्हीं विधियों से। और भी विधि थी 11th में,
तो यहाँ उनको सॉल्व करने के लिए अगर आपके पास एक सीधा सा मेथड आपको मिल जाए कि आप भी एक ही फॉर्मूले से आप इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सके तो कितना बढ़िया होगी भैया, जो है कहीं जाना ही नहीं पड़े। तो ये आब्यू ऐसा ही है कि यहाँ पर इस आब्यू से आप क्या करोगे कि दैनिक जीवन की या आपके मैथ्स टॉपिक से जुड़े हुए बहुत सारे डेटा को आप यहाँ सॉल्व कर सकते हो। इसका इस्तेमाल केवल मैथ्स में नहीं होता, और भी आपके विभाग हैं, जैसे वाणिज्य डिपार्टमेंट में होता है और आपके फिजिक्स में भी होता है, केमिस्ट्री में भी होता है। ये सब इस्तेमाल यहाँ आब्यू के किए जाते हैं। मैथ्स में तो है, अदर सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ आब्यू के बारे में देख लेते हैं पहले। तो भैया आब्यू होता क्या ऐसा है, किस तरीके से दिखता है। तो आब्यू को समझने के लिए सबसे पहले कुछ ले लेते हैं, कुछ आंकड़े ले लेते हैं। जैसे यहाँ आंकड़े ले रहे हैं कि मान के चलें यहाँ पर कोई स्टूडेंट है आपकी क्लास का, स्टूडेंट ले लेते हैं। एक स्टूडेंट है कैलाश, जिसके पास पेन है, 5 पेन हैं और 10 पेंसिल हैं। पेन और पेंसिल, कैलाश के पास 5 पेन और 10 पेंसिल हैं। दूसरा कोई स्टूडेंट और ले लेते हैं। एक है राहुल है, राहुल के पास कितने हैं, राहुल के पास 7 पेन हैं और 12 पेंसिल हैं। रोहित, रोहित के पास 5 पेन हैं और 15 पेंसिल हैं। ये केवल आंकड़े हैं जो लिख दिए गए हैं आपके सामने। आपकी क्लास में उपस्थित 3 बच्चों को, जिनके पास यहाँ पेन और पेंसिल की कितनी संख्या उनके पास है। आप यहाँ देखें, आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आप ये भूल जाएं कि यहाँ ये कुछ है, ये कुछ है, ये भी नहीं है। तो क्या है, केवल नंबर है, प्योर नंबर दिख रहे हैं। इन प्योर नंबर को एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेते हैं। ये वाला ब्रैकेट आप देख रहे हो, इस ब्रैकेट के बारे में भली बात ही परिचित हो। ये कौन सा ब्रैकेट है, मैथ का ब्रैकेट है, बड़ा, सबसे बड़ा ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट के अंदर इस डेटा को लिख लें। लिख लिया, इसको लिख लिया, और दूसरे तरीके से भी लिख लिया। ऐसे में लिख लेते हैं 5, 10, 7, 12 और 5, 15। ये ब्रैकेट कौन सा ब्रैकेट दिखा आपको, बड़ा। तो यहां पर आब्यू क्या है, आब्यू, अगर आब्यू के बारे में बात करें तो सामने आपके आब्यू ही है। ये आब्यू है, ये भी आब्यू है। तो आब्यू क्या है, आब्यू मैंने देखा कि आंकड़ों को बड़े ब्रैकेट के अंदर, बड़े कोष्टक के अंदर लिखने की एक प्रक्रिया। ये तो यहाँ की एक प्रक्रिया हो गई, प्रक्रिया है। क्या है, अभी बड़े आंकड़ों को आप किसी एक बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख दिया गया है। अब आब्यू देखते हैं, यहाँ पे आब्यू किस तरीके से लिखा था, वापस ले लेते हैं। यही आंकड़े क्या थे, 5, 10, 7, 12, 5 और 15। नेक्स्ट यहाँ पे भी था, ये इस तरीके से था, 5, 10, 7, 12 और 5 और 15। आब्यू वही एक ही डेटा है, उसको 2 तरीके से कलेक्ट कर दिया गया है। अगर यहाँ पे देखा जाए, इसको आप यहाँ देखें, ये वाला आपकी ये लाइन है ना, ये लाइन, ये लाइन और एक लाइन, यहाँ देखो, यहाँ पे भी एक लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन। यहाँ कितनी लाइन है, इस तरीके से ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन कौन सी लाइन है को इशारा कर रही है,
ये लाइन है, ये वाली लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, इशारा कर रही है क्षैतिज को। किसको? क्षैतिज को। क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं इशारा कर रही हैं क्षैतिज रेखा की। पहले वाले जो आव्यूह है, इस आव्यूह में 2 क्षैतिज रेखाएं हैं। दूसरे वाले आव्यूह में कितनी क्षैतिज रेखाएं? 3 क्षैतिज रेखाएं हैं। और अगर इस तरीके से लाइनों को बात करें, ये लाइनें कौन सी लाइन है? ये वाली लाइनें आपको दिख रही हैं, ये क्षैतिज होती हैं, ये क्षैतिज हो गई यहाँ पे। और ये वाली लाइन आपकी होती है वर्टिकल यानी स्तंभ। कौन सी लाइनें होती हैं? स्तंभ। इस तरीके से ये लाइनें जो ऊपर की तरफ जाएं या नीचे की तरफ जाएं, खड़ी वर्टिकल चलें, वो लाइनें किस तरीके, कौन सी लाइनें होती हैं आपकी? वर्टिकल यानी स्तंभ रेखाएं। तो यहाँ पर स्तंभ रेखाएं, कौन सी रेखाएं? स्तंभ रेखाएं। तो यहाँ एक सिंबल बना लेते हैं सीधा सा, ऐसी लाइन है, क्षैतिज रेखाएं हो गई, उस तरीके से लाइनें हो गई आपकी स्तंभ रेखाएं। अब इस आव्यूह को देखें, पहले वाले आव्यूह में कितनी स्तंभ रेखाएं हैं, कितनी क्षैतिज रेखाएं? पहले आव्यूह में पहले आव्यूह में क्षैतिज कितनी है? क्षैतिज रेखाएं कितनी हो गई? देखेंगे आप, क्षैतिज रेखाएं यहां पर हैं 2, और स्तंभ कितनी है? स्तंभ रेखाएं हैं 3। इसी प्रकार यहां पर दूसरे वाले आव्यूह की बात कर लें, क्षैतिज रेखाएं 3 हैं, क्षैतिज रेखाएं 3 हैं दूसरे वाले में। ये फर्स्ट वाला लेते हैं, ये सेकंड वाला लेते हैं। फर्स्ट वाले में क्षैतिज रेखाओं की संख्या 2 है, स्तंभ रेखाओं की संख्या 3 है। स्तंभ रेखाएं आपको देखो यहां दिख रही होंगी, ये स्तंभ रेखाएं, यहां पर ये स्तंभ रेखाएं, ये स्तंभ रेखाएं, इसमें ये स्तंभ रेखा, ये स्तंभ रेखा। तो यहां पर क्या हुआ? क्षैतिज रेखाओं की संख्या, यहाँ क्षैतिज रेखाओं की संख्या थी 3 और स्तंभ रेखाओं की संख्या कितनी थी? 2। क्षैतिज रेखाएं और स्तंभ रेखाएं आव्यूह में आपने देखा, क्षैतिज रेखाएं वे रेखाएं जो आपकी या आपके कॉपी में जो लाइनें खिंची हुई होती हैं वो क्षैतिज रेखाएं होती हैं। उन रेखाओं के समांतर जो रेखाएं चलती हैं क्षैतिज रेखाएं हैं। आव्यूह में क्षैतिज रेखाएं जो हैं, और एक वर्टिकल लाइन यानी वर्टिकल लाइन स्तंभ रेखाएं, इन्हीं को आप इंग्लिश में यहां पर इस्तेमाल करेंगे। क्षैतिज रेखाओं को कहेंगे क्या? क्षैतिज रेखाएं। क्षैतिज रेखाएं इनको कहेंगे, यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा रो। और स्तंभ रेखाओं को यहां पर कहा जाएगा कॉलम। और इंग्लिश में वैसे इनको बोला जाता है हॉरिजेंटल। कौन सी रेखाओं को? क्षैतिज रेखाओं को हॉरिजेंटल बोला जाता है। और कौन सी? ये स्तंभ रेखाओं को बोला जाता है वर्टिकल। हॉरिजेंटल और वर्टिकल। हॉरिजेंटल लाइन वे लाइन है जो इनको आव्यूह में इसको रो से दिखाते हैं, और स्तंभ वर्टिकल लाइन को कॉलम से दिखाते हैं। और इनको सीधा सीधा सा सिंबल है आर और सी का, आर फॉर रो और सी फॉर कॉलम। अब यहाँ इसी प्रकार इसी क्रम में चलते हैं, तो इसी क्रम में चलेंगे। तो यहाँ पर क्रम से याद आ गया कि आव्यूह का एक क्रम होता है, आव्यूह का क्रम क्या होता है? क्षैतिज रेखाओं और स्तंभ रेखाओं से मिलके बना हुआ होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनता है किससे? स्तंभ रेखाओं और क्षैतिज रेखाओं की संख्या से। अब ये किस तरीके से बनता है उसे देख लेते हैं। जैसे पहले वाले आव्यूह में आपने देखा, क्या देखा? पहले वाले आव्यूह में आप देखेंगे क्षैतिज रेखाओं की संख्या 2 थी और स्तंभ रेखाओं की संख्या 3 थी। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पहले वाले आव्यूह का यानी क्रम, आव्यूह का क्रम क्या हो जाएगा? इस आव्यूह का यहां पर क्रम हो जाएगा 2/3।
और दूसरे वाले आप व्यू का क्रम क्या हो जाएगा 3/2। इनको आप अपोजिट नहीं कर सकते हो, 3/2 नहीं लिख सकते हो, इसे 2/3 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि आप व्यू का एक निश्चित नियम होता है कि सबसे पहले पंक्तियों की संख्या, इसके बाद स्तंभों की संख्या। तो आप समझ रहे हैं कि स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या अलग अलग है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, पंक्तियों की संख्या को लिखना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में, इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का गुणा ही कहलाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, व्यू का क्रम। और यहां पर उससे एलिमेंट्स भी पता चल जाते हैं कि कितने अवयव हैं, 2 × 3, 3 × 2, 6 हैं, दोनों में 6 एलिमेंट्स, इसमें वही 2 एलिमेंट्स हैं जो पहले में थे वही दूसरे में थे। अब यहाँ देखा आपने कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब और भी देख लेते हैं आप व्यू के प्रकार, यहाँ और भी प्रकार से बन जाएंगे। यहाँ तो एक डेटा था केवल अपने पास, जैसे 1 2 3 4 5 6 1 2 3। यहाँ देखो ये इसमें इसका ऑर्डर क्या हो जाना चाहिए, यहाँ ऑर्डर को यहाँ बगल यहाँ साइड में नीचे की तरफ लिखा जाता है। तो यहाँ पर 3 पंक्तियां 3 स्तंभ हैं, इसको देख लो, इसको समझ लो। ये कितने बाई कितने का, 2 पंक्तियां हो गई, कितने स्तंभ हो गए, 5 स्तंभ हो गए। तो ये हो गया 2/5 का, 2/5 का। ये 3/3 का है। इस आव्यूह का ऑर्डर है 3/3 का और इस आव्यूह का ऑर्डर है 2/5 का। अब आगे चलते हैं। आव्यूह के ऑर्डर के बाद आव्यूह का ऑर्डर के बाद और भी सारी संक्रियाएं हैं। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, पहले तो मैट्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि आव्यूह को किस तरीके से दिखाते हैं। तो आव्यूह के एक बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर डेटा को लिख लिया जाता है, वही जो है कलेक्शन है आव्यूह। अब आव्यूह में क्षैतिज रेखाएं और स्तंभ रेखाओं की संख्या के हिसाब से उनके ऑर्डर को डिफाइन किया जाता है। अब क्षैतिज रेखाएं और स्तंभ रेखाएं आप पढ़ चुके हैं। वे रेखाएं क्षैतिज रेखाएं होती हैं जो हॉरिजॉन्टल चलती हैं या आपके कॉपी की लाइन के समांतर चलती हैं, वो क्षैतिज रेखाएं, और उनके लंबवत जो चल रही हैं वो है स्तंभ रेखाएं। तो ये यहाँ पे आपने देखा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के बारे में, यानी उनका क्रम। अब यहाँ देखते हैं आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार, तो आव्यूह के प्रकार पढ़ लेते हैं। आव्यूह के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स कितने टाइप के मैट्रिक्स हैं, तो यहां देखते हैं। आव्यूह के प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार है वो होता है पंक्ति आव्यूह का। पंक्ति आव्यूह में केवल पंक्ति हो, एक पंक्ति हो, और तो इस तरीके से कि यहां पर मान के चलें ये ले लिया, इसमें पंक्ति की संख्या 1 है, स्तंभों की संख्या 5 आपको है। तो पंक्ति की संख्या 1 है, स्तंभों की संख्या 5 है। तो ऐसे आव्यूह जिनमें पंक्तियों की संख्या केवल 1 हो, स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकती है, उसे पंक्ति आव्यूह कहा जाता है। ऐसे ही इस तरीके से यहाँ पर स्तंभ आव्यूह हो सकता है। स्तंभ आव्यूह में 1 स्तंभ होगा और पंक्तियों की संख्या कोई मायने नहीं रखती, आप कोई भी कितनी भी ले सकते हो। तो स्तंभ में केवल 1 ही स्तंभ रहेगा। कितने स्तंभ हैं, लेकिन सबसे पहले पंक्तियों की संख्या लिखी जाएगी। 1 2 3 4 पंक्तियां और 1 स्तंभ है। अभी तक डेटा आंकड़ों में लिखा था, यहाँ पर आव्यूह में हमने आप यहाँ देखो, आपको क्या दिख रहा है, वेरिएबल दिख रहे हैं, और यहाँ क्या दिख रहा है, नंबर तो दिख रहे हैं, साथ में आपके ये दिख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आव्यूह का इस्तेमाल आप फ्यूचर में या आपके चैप्टर में आगे
ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करने में भी किया जा सकता है और आपके ये चर वाली वैल्यू को भी निकालने के लिए किया जा सकता है। और सारी वैल्यू हैं वो निकाल सकते हैं। आपके पास जितने भी आपने नंबर सिस्टम पढ़े हैं वो सारे नंबर सिस्टम का इस्तेमाल यहाँ मैट्रिक्स में किया जा सकता है। और मैट्रिक्स का इस्तेमाल कब करते हैं? जब बहुत सारे डेटा आपके पास हों, जब आप बहुत परेशान हो रहे हो, बहुत सारे डेटा आपके पास कलेक्ट हो गए हो, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। और मैट्रिक्स के बारे में ऐसा नहीं है भी थोड़ा पूरा चैप्टर यहाँ कंप्लीट किया जाएगा। आपकी जितनी भी उत्सुकता है कि भैया कैसा क्या क्या है मैट्रिक्स में कि इतने सारे डेटा को आप कलेक्ट कर सकते हो या सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ मैट्रिक्स के और प्रकार देख लेते हैं। मैट्रिक्स का प्रकार क्या है? कौन सा प्रकार हो गया? स्तंभ हो गया, पंक्ति हो गया, और एक मैट्रिक्स और यहाँ देख लेते हैं, वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जैसे यहां पर नाम से ही पता चल जा रहा है, सीधा सीधा आपने देखा कि मैट्रिक्स नाम से पता चलेगा। वर्ग आव्यूह, वर्ग में क्या होता है? लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, तो यहां पे भी लंबाई चौड़ाई बराबर होगी, लेकिन लंबाई चौड़ाई किसकी बराबर होगी? पंक्तियों और स्तंभों की बराबर होगी। तो ऐसे आव्यूह जिनमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो वो हो गए आपके वर्ग आव्यूह। तो इसमें पंक्तियां 3 है, स्तंभ 3 है, और पंक्तियां 2 हैं, स्तंभ 2 हैं। ऐसे आव्यूह जिनमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो जाए। कैसे आव्यूह? ऐसे आव्यूह जिनमें पंक्ति की संख्या स्तंभ के समान हो। इस आव्यूह के बारे में क्यों ज्यादा जोर दिया जा रहा है? वर्ग आव्यूह के बारे में इसलिए ज्यादा से जोर दिया जा रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी आव्यूह से पूछे जाते हैं, और इसी आव्यूह से रिलेटेड जितने भी आपके मल्टीपल हैं, यहाँ पे योग हैं, गुणा हैं, और यहाँ तक कि भाग है, और एक टाइप और है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, उसे भी जो है स्तंभ इसी टाइप से किया जाता है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वर्ग आव्यूह का ही पूछा जाएगा आपके एग्जाम हॉल में, इसलिए यहाँ पर वर्ग आव्यूह के बारे में ज़्यादा बता दिया गया है। अब और वर्ग आव्यूह से आगे बढ़ते हैं तो क्या है? वर्ग आव्यूह से आगे बढ़ने के बाद कौन सा आपका टाइप आ गया? एक टाइप फिर आ जाता है एक आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी नाम से पता चल रहा है कि एक यानी तत्समक, इसको कौन सा आव्यूह बोलते हैं? तत्समक आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक हो, लेकिन एक कहाँ हो? केवल विकर्ण में हो, इसके अलावा सारी वैल्यू 0 हो, तब जाके ये तत्समक आव्यूह बनता है। ये तो एक कंडीशन होगी विकर्ण में केवल एक हो, लेकिन इससे पहले वो वर्ग आव्यूह होना चाहिए। वर्ग आव्यूह होना चाहिए तब जाके वो एक तत्समक आव्यूह बनता है। यहाँ पर तत्समक आव्यूह स्पेशल टाइप से ही दिखाया जाता है। आई फॉर आइडेंटिटी यानी तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह हमेशा कैसा होता है? वर्ग आव्यूह होता है जिसके केवल विकर्ण में एक ही नंबर होता है 1। 2x2 का ले लेते हैं 1 0 0 1। ऐसे 4x4 का भी बन जाएगा आपके पास 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 और 1। ये बन गया आपका कितने बाई कितने का? 4x4 का। 4x4 का, 2x2 का, 3x3 का। ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण में केवल एक ही नंबर हो यानी 1, उस आव्यूह को कहा जाता है आइडेंटिटी तत्समक आव्यूह, जो कि वर्ग आव्यूह होना चाहिए। अब आ जाते हैं कहाँ की ओर? 5वें नंबर पर वर्ग आव्यूह के बाद आता है एक विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या है? विकर्ण आव्यूह अपने आप में एक ग्रुप है। सीधे सीधे ये है कि विकर्णों वाले आव्यूह जिनमें केवल विकर्ण में कोई ना कोई नंबर हो, उन आव्यूह को कहा जाता है विकर्ण आव्यूह। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पीछे पढ़ चुके हैं तत्समक आव्यूह, ये भी एक विकर्ण आव्यूह है। बस विकर्ण आव्यूह में आप जो है अगर 1 1 लिख देंगे तो तत्समक आव्यूह हो जाएगा। इसके अलावा कोई नंबर लिख देंगे
तो वो आव्यूह हो जाएगा कौन सा? विकर्ण आव्यूह। ये नंबर लिख दिया। अगर 1 लिख देते तो अभी तत्समक बन जाता, और नंबर चेंज कर दिया, 1 के अलावा और कुछ लिख दिया तो हो जाएगा विकर्ण आव्यूह। और ये भी इसी टाइप के आप ऐसे ही वर्ग आव्यूह हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं। विकर्ण आव्यूह के में ही एक टाइप है स्केलर आव्यूह। स्केलर आव्यूह केवल 1 को छोड़ के आप कोई भी नंबर सिलेक्ट कर लो या कोई भी नंबर वो दे दें, बस विकर्ण में सेम नंबर दे दें। क्या दे दें? सेम नंबर, तो वो आपका बन जाएगा कौन सा आव्यूह? स्केलर आव्यूह। यहाँ स्केलर आव्यूह और भी स्केलर आव्यूह हो सकते हैं, जैसे यहाँ ले लिया, देखो x 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 0 0 0 0 और x। ये भी एक वर्ग आव्यूह है 4x4 का, और इसके विकर्ण में केवल एक एलिमेंट्स है x, जो कि सेम है सभी जगह, इसलिए ये बन गया आपका स्केलर आव्यूह। और आगे देखते हैं। स्केलर आव्यूह के बाद एक टाइप और रह जाता है, वो है त्रिभुजीय आव्यूह का। त्रिभुजीय आव्यूह। त्रिभुजीय आव्यूह नाम से सीधा सीधा है, नाम से ही पता चल जा रहा है बार बार आपको, हर बार कि कुछ ना कुछ नाम में ही है। त्रिभुजीय आव्यूह में त्रिभुज लिखना चाहिए। यहां पर देख लेते हैं त्रिभुजीय आव्यूह। सिक्स 7 0 0 0 और 8। आप देखें ये 4x4 का एक आव्यूह है, और इस आव्यूह में यहाँ देखें आपको त्रिभुज कहाँ दिख रहा है? त्रिभुज आपको अभी दिखा देते हैं। ये हुआ, ये लाइन गई यहाँ तक, और इस लाइन को इससे यहाँ मिला दिया, इसमें हो गई 3 भुजाएं, तो ये बन गया आपको एक बंद फिगर 3 भुजाओं वाला, तो उसे बोलते हैं त्रिभुज। और यहाँ पर आपको एक आंकड़ों का जिसमें केवल आंकड़े ही आंकड़े हैं, वो त्रिभुज बन गया। ये फिर यहाँ क्या आया? तो 0 0 है, ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है, लेकिन त्रिभुजीय आव्यूह में वो आंकड़े ऐसा त्रिभुज की जिसमें विकर्ण के एक साइड के सारे नंबर 0 हो जाएं और एक साइड में कुछ कोई ना कोई नंबर हो, तो ऐसे आव्यूह को आप कहेंगे त्रिभुजीय आव्यूह। और दूसरा टाइप हो जाएगा यहाँ पे त्रिभुजीय आव्यूह का, ये नीचे वाला त्रिभुज है, एक ऊपर वाला त्रिभुज भी बना के देख लो। इसमें भी देखें आप, ये बन रहा है त्रिभुज, ये गया यहां से एक लाइन इधर गई, और ये हो गया आपका त्रिभुजीय आव्यूह। त्रिभुजीय आव्यूह, इसमें भी त्रिभुज बन गया, तो ये त्रिभुज का टाइप हो गया। त्रिभुजीय आव्यूह में 2 टाइप हैं, एक नीचे त्रिभुज होना चाहिए, इनको ऊपर मुखी और नीचे मुख तरफ त्रिभुज बोला जाता है। त्रिभुजीय आव्यूह के बाद, अब आव्यूहों के प्रकार के बाद आव्यूह के बारे में और सारी संक्रियाएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये टाइप हो गया, जैसे आपने शुरुआत में जैसे यहाँ पर सेम जो आपकी प्रोसेस नंबर सिस्टम के लिए है, वही यहाँ पर त्रिभुजीय आव्यूह के लिए है। जैसे नंबर सिस्टम में आपने क्या काउंटिंग पढ़ी है 1 से लेकर 100 तक, यार आगे इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर हैं या इंटीजर हैं, उनमें भी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, जैसे इवन नंबर हैं, और नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं, विषम संख्याएं, सम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, और ये उनके गुणनखंड वगैरह, ये सब एक जो है नंबर सिस्टम का भाग है। इनमें आप क्या कर सकते हो, इनको प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, गुणा भी किया जा सकता है, भाग भी किया जा सकता है। तो यही अगर इसमें आंकड़े हैं तो इनमें भी वही करना पड़ेगा आपको। जब यहाँ आंकड़े दिए जाते हैं तो उनकी कोरिलेशन होता है, उनमें कोई संक्रिया होती है। जब संक्रिया होती है, संक्रिया कितने प्रकार की जोड़ सकते हैं, गुणा से कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे भी होता है। तो यहाँ आव्यूह के बारे में, आव्यूह के प्रकार पढ़ने के बाद आपका चैप्टर नंबर 3.1 यहाँ मान के चलते हैं कि खत्म हो गया है। 3.1 खत्म क्यों हो गया? क्योंकि 3.1 में केवल इतना ही है कि आव्यूह का प्रकार कौन सा है, आव्यूह वर्ग आव्यूह है या नहीं, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं,
या उसका ऑर्डर क्या है, उसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, स्तंभों की संख्या कितनी है, ये सारे टाइप हैं जो आप व्यू में पूछे जाते हैं। और ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन और है, याद आ गया कि आपकी टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है कि आप व्यू बनाना है, गिवन एक फॉर्मूला गिवन है, मान के चलते हैं एक क्वेश्चन है यहाँ आप व्यू में 4th और 5th सेम क्वेश्चन है दोनों ही। अब इन क्वेश्चन के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको सॉल्व करते टाइम दिक्कत ना हो। ये किस तरीके के क्वेश्चन है, इसमें जैसे मान के चलें कि क्वेश्चन दिया है कि 3/4 का आव्यूह दिए गए मान से ज्ञात करें। इस क्वेश्चन के बारे में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एक्सरसाइज से, तो यहाँ पर पहले ही से सॉल्व कर लें तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी। 3/4 का एक आव्यूह दिए गए मान से ज्ञात करो। अब दिए गए मान से जैसे मान के चलेंगे, यहाँ पर उन्होंने डिफाइन कर दिया, ऐसे डिफाइन किया गया वहां पर aij और कोई वैल्यू 2i प्लस के 2 ये गिवन है। ये हो गया फॉर्मूला। अब सबसे पहले तो 3/4 का एक आव्यूह बना लेते हैं। 3/4 का आव्यूह बना लेते हैं। ए कितने भाई, 3/4 का 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं। 3 पंक्तियां 1 2 3 ऐसी रहेंगी, तो 1 2 और तीसरी पंक्ति। कितने स्तंभ में, 4 हैं, तो 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ और 4 स्तंभ। इसमें हो गए आपके 4 स्तंभ। ये पहली पंक्ति में 4, तो इसमें भी होंगे 1 2 3 एंड 4। लास्ट वाले में 1 2 3 एंड 4। ये आपका एक बन गया क्या, आव्यूह। अब आव्यूह में यहां देखें, आप फॉर्मूले पे गौर देखें। यहाँ फॉर्मूले में यहाँ लिखना भूल गए कि यहाँ पे मान के चलें ये जे है, जे की वैल्यू भी रखनी है, जे है आई और जे, तो 2i प्लस 2j। इस फॉर्मूले आई और जे का मान रखना है। अब आई जे का मान कौन सा रखना है, यहाँ कोई कंडीशन नहीं दी गई है कि आई जे का मान ये रखना है वो रखना है। अब आप तो ये मान के चलो कि भैया ये रखे हो, ये मान के चलो कि ये वैल्यू रखनी है, यहाँ रखे हैं। जैसे 1 1 तो 11 नहीं रखना है, तो 1 मतलब आई की जगह पे 1 रख लें आप और जे की जगह पे 1 रख लें। जैसे यहाँ चले आई की जगह पे 2 रखेंगे तो जे की जगह पे भी क्या रखा जाएगा, 2 रखा जाएगा। तो रख लेते हैं। अगर a11 का मान निकाले देंगे तो देखो क्या होगा, a11 मतलब आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 1, तो 2 गुणे 1, आई की वैल्यू क्या है 1, जे की वैल्यू क्या है 1, तो ये टोटल क्या हो गए 2 + 2 यानी 4। सेम a1 2, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 1 + 2 एंड 2। आई का मान 1 है और जे का मान 2 है। ये टोटल कितना हो गया, 2 और 4 हो गए 6। इसी प्रकार आप किसको 1 और 3 इनको सीधा कर सकते हैं। आई की जगह पे रखना है 1 और जे की जगह पे रखना है 3, तो 2 और 3 यहां रख देंगे तो 6 हो जाएगा। टोटल ये वैल्यू हो जाए, ये 1 और 3 रखना है, 1 और 3, तो 2 यहां रख देंगे, 2 ये हो जाएगा और 3 यहां रख दो, 6 हो गया। ये हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा। सेम 2 1, अगर 2 1 को निकाल लें तो आई की जगह पे रख दो 2 और जे की जगह पे रख दो 1, तो 2 2 जा 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गए। सेम 2 और 2 को रख लो, आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 2, सो 2 दूनी 4 और 4 हो गए 8। और नेक्स्ट फिर आप क्या रखेंगे 2 3 रखेंगे, तो आई की जगह पे 2 यानी 4, तो ये हो गए 3 यहां रख दो, तो 6 ये हो गए। 4 और 6 कितने हो गए 10 हो गए। और क्या है फिर आप रख लेंगे किसकी जगह पे, ये तीसरी लाइन की बात हो, बहुत सारे डेटा है यहाँ पे और भी हैं। ये 3/4 का है, 1 4 भी तो रखना है, 1 4 को यहाँ रख लेते हैं। 1 4 को कहाँ रखना है 1 3 1 4, एक काम करते हैं इनको यहाँ अभी लिखते हैं 1 4 और है, तो यहाँ देखें 1 3 के बाद 1 4 1 एंड हाँ a1
4, A14 और था तो i की जगह पे 1 और j की जगह पे 4, तो 2 ये हो जाएंगे और 4 8 ये हो गया। कितना हो गया आपका ना, हो गया 10। इसी फॉर्मूले से जैसे आपको ये सॉल्व कर किए गए सेम ऐसे ही थोड़ा ये डायरेक्ट किया जा रहा है या रखा जा रहा है। अगर यहाँ की बात कर लें A21 में i की जगह पे 2 रखा जाएगा तो 2 रख दिया और j की जगह पे क्या रखा गया, j की जगह पे 1 रखा गया है तो 2 गुणा 1 टोटल कितना हो गया 4 और 2 6। ऐसे ही इसकी पूरी सीरीज आ जाएगी। A22 रख लो आप तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 हो गए 8। A23 रख लो आप तो 4 तो ये हो गए 6 ये हो गए 10 हो गए। A234 रख लो आप 4 ये हो गए और 8 ये हो गए 12 हो गए। इसी तरीके से आप इसकी सीरीज निकाल लो तीसरे वाले पंक्ति की 3 1 तो 3 यहां रखेंगे तो ये हो गया आपका 2 और इंटू 3 6 हो गया और 2 वहां पे तो कितना हो गया 8 हो गया। नेक्स्ट आप 3 2 रखेंगे भैया, ये डायरेक्ट हाँ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये इसी फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे। A32 i की जगह पे क्या रखना है, हाँ यहाँ वापस लिख लेते हैं थोड़ा शॉर्ट में 2i प्लस 2j। हाँ i की जगह पे क्या रखना है 2 और j की जगह पे क्या रखना है, i की जगह पे रखना है 3 एंड j की जगह पे रखना है 2। रख लेते हैं, ये हो गया 2 इंटू 3 6 और 2 4 कितना हो गया 10 हो गया। नेक्स्ट क्या है 3 एंड 3 रख लो 2 3 जा 6 2 3 जा 6 12 हो गए और A34 2 3 जा 6 तो यही हो गए और 2 4 जा 8 6 और 8 हो गए टोटल मिला के 14। अब आप शान से इनको नंबर को रख लेंगे, कहां रख लेंगे उसी मैट्रिक्स में, वो रखा हुआ है सामने A11 और A12 ये सब वैल्यू रख लेते हैं। पहली वैल्यू निकली 4, दूसरी वैल्यू निकली आपकी 6, फिर 8 10 और यहां पर ये वैल्यू निकली 6 8 10 12 8 10 12 एंड 14। ये कितने बाई कितने का बन गया, ये बन गया 3/4 का, जो कि आपका एक एक्सरसाइज 3.1 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बार बार करने में जो है दिक्कत आती है, मतलब एक बार में तो नहीं होता, इसलिए यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया गया है। आप वैसे कर लेते, ज्यादातर बच्चे तो कर ही लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चों की दिक्कत होती है तो इसको भी सॉल्व ही कर दिया आज पहले ही लेक्चर में, ताकि आप कल परेशान ना हो। अब ये यहां पर फिनिशिंग हो गई आपकी किसकी, ये हो गई एंड ऑफ एक्सरसाइज 4.1 का। अब एक्सरसाइज स्टार्टिंग ऑफ 4.1 के लिए चलते हैं। स्टार्टिंग ऑफ एक्सरसाइज 4.2। अब यहां पे जो भी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, आपको बताया जाएगा, वो नेक्स्ट क्लासेस में आपको बताया जाएगा। तो आपसे आशा की जाती है कि आप इस एक्सरसाइज या आपकी रेफरेंस बुक के जितने भी इससे संबंधित आज आपको जो टॉपिक बताए गए हैं उनको आप सॉल्व कर लेंगे। तो ब्रह्मास्त्र क्लासेस से विदा लेने का समय आ गया है। ब्रह्मास्त्र क्लासेस की पूरी टीम आपके साथ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।